लाइन चार्ज, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम में केवल एक एग्जाम्पल फैशन में चल रहा है और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले हमें रटना पड़ते हैं। खैर, अब यार कोई नया अरेंजमेंट अगर कभी ये नया ला के रखा है क्या, हम अगर कोई नया अरेंजमेंट कभी हमें डील करना पड़े तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमें जितने भी चार्ज हैं उनका असर एक पॉइंट पे जाके वेक्टोरियली ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हमें नए सिस्टम को हैंडल करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत किससे करते हैं, डाइपोल से, फिर हम कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की बात करेंगे। तो पहली चीज तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू से बना हुआ एक सिस्टम है जिसकी बीच की दूरी कुछ दूरी होगी। आमतौर पे हम उस दूरी को 2L लिख देते हैं। तो प्लस और माइनस का एक अरेंजमेंट जो कुछ दूरी पे रखा है, इतने को हम डाइपोल बोलते हैं, जिसमें दो पोल हों, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। चार्ज को अगर दो पोल में ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या है, डाइपोल। डाइपोल के लिए हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं जिसको बोलते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का अपना कोई फीलिंग अगर हम डेवलप करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज पोलराइज किया जाए और ज्यादा दूरी पे रखा जाए, चार्ज ज्यादा होगा तो भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी तो भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऐसी एक क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा है, डाइपोल मोमेंट। P बराबर क्या, 2L Q। ये डाइपोल मोमेंट का स्केलर फॉर्मूला है और डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्मूला भी यही है। अंतर क्या है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन डिफाइन करी गई है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, कहां से कहां की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन की जाती है तो अक्सर सामने भी एक वेक्टर क्वांटिटी रखी जाती है जिसके कंपैरिजन में हम डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। तो जो P की डायरेक्शन है वही L की डायरेक्शन है। यहां लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया है, जो P की डायरेक्शन है वही L की डायरेक्शन है। यानी अगर कोई लेंथ वेक्टर भी दिखाए तो इसी डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। कहां से कहां तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बात क्लियर है। अच्छा, क्योंकि मैंने 2L को D भी लिखा है तो तुम इसको D इंटू Q भी लिख सकते हो। QD भी डाइपोल मोमेंट ही है ना। यह हम इसको D वेक्टर इंटू Q वेक्टर भी लिख सकते हैं, बट फैशन क्या चल रहा है, बीच की दूरी को सेंटर से आधा L और सेंटर के इधर L ऐसे लिखने का फैशन चल रहा है। बात एक ही है। अब यह डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के जो जो फीचर्स हैं वो डाइपोल मोमेंट के भी फीचर होंगे। यानी यह डाइपोल मोमेंट का भी वेक्टर एडिशन किया जा सकता है जैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर एडिशन होता है। मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं यार यहां पर एक सिस्टम में बना रहा हूं, ये Q चार्ज है, ये -2Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। ठीक है, ये कितने चार्ज का सिस्टम है, 3 चार्ज का सिस्टम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम को डाइपोल के नजरिए से देखा जाए। एक डाइपोल हमेशा बराबर चार्ज का पेयर होता है। तो क्या यहां पर तुम्हें कितने डाइपोल नजर आ रहे हैं, ऐसे नजर नहीं आएंगे। हम इस -2Q के दो टुकड़े कर देते हैं, ये एक -Q और एक -Q ये। तो क्या इतना अरेंजमेंट एक डाइपोल नजर आ रहा है और इतना अरेंजमेंट एक और डाइपोल नजर आ रहा है। क्या ऐसे हम इसको दो डाइपोल में देख पा रहे हैं कि नहीं। इस डाइपोल का डायरेक्शन
निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे दिखाया जाएगा, और इस डायपोल का डायरेक्शन, मान लिया इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है 60 डिग्री, ये इक्विलेटरल एंड पे रखे थे नहीं, तो क्या अब हमें दो वेक्टर नजर आ रहे हैं, एक पी वेक्टर इधर, एक पी वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर इनके बीच की मान लिया दूरी हमें पता है, लेटस से ये डी है, तो पी का क्या मतलब है सबको पता है, क्यू इंटू डी, उसका स्केलर वैल्यू कितना होगा क्यू इंटू डी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। कोई पूछे यार इस पूरे अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, क्या पूछा जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट। तो बता रहे वेक्टर क्वांटिटी का नेट कैसे निकाला जाता है, पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगता है कि नहीं, तो यहां पे क्या लगेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pp cos 60, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3p, और p को क्या लिख सकते हैं qd। क्या बात समझ में आ रही है, डाइपोल मूवमेंट क्लियर है, नोट कर लें। डाइपोल मोमेंट क्लियर है भाई, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, और अगर एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो तो उसका नेट निकालना। डाइपोल मोमेंट में इससे ज्यादा उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी बस यही हो सकता है कि मैंने 60 पे रखा है, कल को 90 पे रख दें, कभी 180 पे रख दें, तो क्या नहीं डील कर पाओगे। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी जो 0 पे रखी है, 90 पे है, या वो सब डील करना पहले से जानते हैं, ठीक है, तो उसको और ज्यादा नहीं खींचने से फायदा है। हम लोग बात करने वाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना, किसके किसके लिए, पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए और कंटिन्यूअस चार्ज की। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। डाइपोल किस कैटेगरी में आएगा, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, क्योंकि उसके पार्टिकल अलग अलग कोऑर्डिनेट में सोचे जा सकते हैं। ये कंटिन्यूअस मास बॉडी नहीं बल्कि कैसी है, डिस्क्रीट चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम नहीं बल्कि कैसा है, डिस्क्रीट चार्ज। बता ऐसा एक अरेंजमेंट है, सेंटर से ये दूरी L है, ये दूरी भी L है, ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है, और ए पॉइंट इसके सेंटर से साइड में R दूरी पे है। अगर साइड में ऐसे साइड में लेंथ के अलोंग R दूरी होती है तो उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन, या इसका और एक नाम है एंड साइड ऑन पोजीशन। तो ये एक्सियल पोजीशन और एंड साइड ऑन पोजीशन एक ही है। हमें किसी ए पॉइंट पे हमें इन दोनों चार्ज का नेट असर पता करना है, बात क्लियर है। तो मुझे बता ए पॉइंट पे प्लस क्यू असर देगा कि नहीं, कहां देगा यार, जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता हूं तो तुम्हें मन में क्या सोचना है, ए पर क्या रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो बता यार प्लस क्यू इस जगह पे रखे हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को असर कहां देगा, राइट, ये इवन आ जाएगा, और नेगेटिव कहां देगा, लेफ्ट। कौन ज्यादा होगा यार, राइट वाला ज्यादा होगा या लेफ्ट वाला, यार बताओ, प्लस क्यू, मैंने जिस तरह से डायग्राम रखा है तो प्लस क्यू करीब है, माइनस क्यू दूर है, तो पास वाले का असर यानी इवन ज्यादा होगा और दूर वाले का कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ई नेट होगा E1 माइनस E2, ई नेट होगा E1 माइनस E2।
अब अगर E1 कितना, E1 कितना, E1 होगा KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। बता इस पॉइंट की प्लस Q से दूरी कितनी है भाई, सेंटर से ये दूरी R मानी है, तो इधर से कितनी हो गई R माइनस एल का स्क्वायर। और E2 कितना होगा, E2 होगा यस, E2 होगा KQ अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। सेंटर से दूरी R है तो यहां से दूरी कितनी हो गई R प्लस एल। हमें यार इसको देख के भी समझ में आ रहा है ज्यादा कौन कम कौन, जिसमें नीचे माइनस है वो ज्यादा, जिसमें नीचे प्लस है वो, तो ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देते हैं। KQ कॉमन आएगा, R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, ये करना है। R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम ले लिया है। ये पूरा क्या ले लिया है एलसीएम। अगर मैंने यहां R माइनस एल का होल स्क्वायर एलसीएम लिया है तो ऊपर क्या आएगा R प्लस एल का स्क्वायर। यहां मैंने R प्लस एल का लिया है तो यहां क्या, यहां R प्लस एल ऑलरेडी मौजूद है तो R माइनस एल का स्क्वायर। इतनी सॉल्विंग हमें करना है KQ अपॉन। अच्छा बता ये दोनों में स्क्वायर है तो हम एक साथ लिख के भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं। जहां भी यार मैथ्स ना समझ में आए है पूछ सकते हैं, ये हमने एक साथ स्क्वायर लिख दिया है। अच्छा R प्लस एल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये ओपन करोगे तो क्या आएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अच्छा अब इससे घटाओगे तो देखो यार R स्क्वायर घट जाएगा, एल स्क्वायर घट जाएगा, ये 2RL और ये 2RL जुड़ जाएगा, बीच में माइनस है ना, तो कितना आ गया यार, ये आ गया 4RL और नीचे क्या आ गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये ई नेट का आंसर का होल स्क्वायर। ये ई नेट का आंसर बिना अप्रोक्सीमेशन के आया है, ये आंसर विदाउट अप्रोक्सीमेशन आया है। हाँ तुम चाहो तो इसमें से एक 12 और एक Q हटा के उसकी जगह क्या लिख सकते हो P, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा K2P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये E का आंसर विद अप्रोक्सीमेशन आया है या विदाउट, विदाउट। फाइनल डेरिवेशन एक्चुअली यही है, बट फैशन में ये नहीं चल रहा है। फैशन में क्या चल रहा है कि R को L से बहुत बड़ा मान के R के सामने L को निग्लेक्ट किया जाए। तो अगर मैं R को बहुत बड़ा मानूंगा तो इस फॉर्मूले में क्या सुधार कर सकता हूं कि अगर R L से बहुत बड़ा है, R 1000 है, L 1 है, तो 1000 के स्क्वायर के सामने 1 का स्क्वायर निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो क्या लिखा जाएगा 2kp अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक R ऊपर था तो क्या गया यार 2kp अपॉन R की पावर 4 और एक R इधर है तो एक R कट जाएगा, कितना बचेगा 2kp अपॉन R क्यूब। ये फॉर्मूला फैशन में चल रहा है, वो ज्यादा जनरल है बिना अप्रोक्सीमेशन के, और ये फैशन में चल रहा है, याद रहेगा यार। अच्छा बता क्या इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, सामने तुम्हें कोई वेक्टर क्वांटिटी नजर आ रही है, बिल्कुल R भी है P भी है, तो E का डायरेक्शन किससे मैच कर रहा है, देखो E का नेट डायरेक्शन राइट आया है और P का डायरेक्शन भी कहां है नेगेटिव, दोनों राइट हैं। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हो E वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर अपॉन R क्यूब, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। तो स्केलर लुक में भी लिखा जा सकता है और वेक्टर लुक में भी लिखा जा सकता है। ये मैंने वेक्टर लुक में लिखा है और ये मैंने स्केलर लुक में रखा है। वेक्टर लुक में मैं इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम है।
यहां 4L था तो इसमें से एक 2 यहां आ गया है और 12 इंटू क्यू को क्या लिख दिया है P। क्या 12 इंटू क्यू क्या होता है P। तो यहां से एक 2 एक L और एक Q इतना निकाल के क्या लिख दिया है P। तब भी एक 2 बचेगा ना यार। क्लियर है। तो ये कौन सी पोजीशन थी एक्सियल पोजीशन। अगली पोजीशन आने वाली है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये बहुत फेमस डेरिवेशन है यार। तुमने जब 12th की एग्जाम की तैयारी की थी तो याद करो ये डेरिवेशन तुम लोग तैयार करके गए थे, पूछा जाता था ना। ये बहुत फेमस है तो मुझे कायदे से बताना भी नहीं चाहिए, बट बता मैं इसलिए रहा हूं कि कोई नई सिचुएशन हैंडल करना तुम्हें आ जाए। पॉइंट चार्ज का सिस्टम हैंडल करना यहीं से सीख लो तो ठीक रहेगा। ये स्टैंडर्ड भी है, फेमस भी है और किया भी है। ये कौन सी पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन। और किसी ए पॉइंट, कोई भी जनरल ए पॉइंट जो कि यहां से आर दूरी पे है, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। किसकी वजह से, मैं इधर प्लस क्यू लेने वाला हूं और इधर माइनस क्यू। ठीक है, यहां प्लस क्यू यहां माइनस क्यू। ये कोई नियम नहीं है बट बस ले लिया है, इसका कोई नियम नहीं है, तुम उल्टा भी कर सकते हो। बता अच्छा ये प्लस क्यू ए पॉइंट पे फील्ड का असर कहां देगा। फील्ड हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आती है तो यहां आएगा, है ना। ये माइनस क्यू अपनी फील्ड का असर कहां देगा, यहां ए पे रखे टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा यानी इधर देगा। ये दो असर आएंगे। अब इन दोनों का नेट हमें निकालना है। क्या लगता है इन दोनों का नेट कहां आना चाहिए, बीच में। तो यार नेट निकालने के लिए हम कंपोनेंट मेथड यूज करने वाले हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मैं इस ई वेक्टर को यहां थीटा एंगल कंसीडर करूंगा और उस दो कंपोनेंट में तोड़ लूंगा। एक कंपोनेंट आएगा यहां कितना ई कॉस थीटा और दूसरा वाला आएगा ई साइन थीटा। क्या इसी तरह से हम इसकी भी छुट्टी कर सकते हैं। मैंने यार ये एंगल थीटा लिया है तो ये भी थीटा ही होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो इसका भी एक कंपोनेंट आगे आएगा कितना ई कॉस थीटा और एक कहां आएगा ई साइन थीटा। क्या ई साइन थीटा ऊपर नीचे खत्म हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड असर कहां आ रहा है, राइट आ रहा है। जो नेट ई आया है वो आया है 2e cos थीटा। ई की जगह क्या लिखा जा सकता है, ई की जगह लिखा जा सकता है KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। बताओ अच्छा अगर ये आधा दूरी L था और ये R दूरी है तो ये तिरछी दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी एक चीज और रखना हमें, कॉस थीटा। यार कॉस थीटा कोई गिवन डेटा थोड़ी था, हमने यहां अपने मन से थीटा मान लिया था। तो क्या ये थीटा और ये थीटा सेम है कि नहीं। यहां वाला कॉस थीटा हम ज्योमेट्री की मदद से ला सकते हैं क्योंकि हमें दूसरे पैरामीटर पता है। पर यार कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं, पता जरा यहां से कॉस थीटा क्या होगा एल अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना कॉस थीटा होगा एल अपॉन, और जो कॉस थीटा ये है, क्या ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, सेम रूल इसके लिए भी है। मैं कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जरा देखें k इंटू क्या 2QL ये नजर आ रहा है 2QL। पिछली बार हमने 2L इंटू क्यू की जगह क्या लिखा था P, तो फिर से यहां P आ जाएगा। नीचे एक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की कितनी पावर है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, क्या ये 1 पावर है ये 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। ये आ गया KP अपॉन, ये E का आंसर विदाउट अप्रोक्सीमेशन आया है। ये ज्यादा फैशन में नहीं चल रहा है बट यही आया है बिना अप्रोक्सीमेशन के। अब फैशन में क्या चल रहा है कि अगर हम इस R को L से बहुत बड़ा माने तो क्या R अगर 1000 है L 1 है तो उसके सामने L को हम इग्नोर कर देंगे। तब फॉर्मूला क्या आएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0
की पावर 3 क्या ये 2 पावर यहां से खत्म हो जाएगी, तो ई का आंसर आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। आंसर यार पिछला वाला 2 kp बाई आर क्यूब आया था और ये क्या आया है kp बाई आर क्यूब। तो डायमेंशनली तो लुक एक जैसा आना ही चाहिए, बस डबल का फर्क है। यानी अगर कल को कोई तुमसे पूछे ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है, तो पिछला वाला आया था 2 kp बाई आर क्यूब, ये आया है kp बाई आर क्यूब, तो ये क्या आएगा 2:1। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अगर पूछ लिया जाए। मुझे एक और चीज बताएं, क्या ई का, अगर मैं ई को वेक्टोरियली लिखना चाहूं, इधर ध्यान दे जरा, ई का डायरेक्शन कहां आया है, बता ई का डायरेक्शन कहां आया है, राइट आया है। और इधर इस अरेंजमेंट में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां है, लेफ्ट है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं तो ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, ऐसे लिखना, हाँ नहीं है, क्यों, P का और E का डायरेक्शन पैरेलल एंटी पैरेलल है। तो क्या यहां पे मैं माइनस लगा दूं तब ये जस्टिफाइड है। अगर कभी कोई इसको वेक्टोरियली पूछे तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन मैच, पिछली बार मैच कर रहा था। बात क्लियर है भाई? टेस्ट की इंफॉर्मेशन सबको मिल गई है। वेडनेसडे 12:30 बजे से टेस्ट होगा। वेडनेसडे में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ लोग इसके वाले उसमें नहीं आ रहे हैं। अच्छा पढ़ लिया है, ठीक। नोट कर लिया भाई? अच्छा बताएं, अगर यहां पर प्लस माइनस चार्ज की जगह दोनों प्लस प्लस होते तो डिस्कशन में क्या बदलाव आता? मैं कह रहा हूं यार, यहां प्लस माइनस की जगह मैं कह दूं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और यहीं ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है सेंटर से आर दूरी पे, तो पूरे डिस्कशन में क्या फर्क पड़ता? हाँ क्या बताओ, इसका असर के दो कंपोनेंट बनाए, इसके भी दो कंपोनेंट बनाए हैं, इस बार ये दोनों अवे हो जाते तो क्या ई कॉस थीटा जिसको मैंने अभी दिखाया था वो दोनों का कैंसिल हो जाता, तब नेट असर क्या आता?
2e साइन थीटा आता, नहीं? तो यार बोथ आर पॉजिटिव के केस में क्या अंतर है, क्योंकि जरा सा अंतर, इसलिए मैं यहां डिस्कस कर लूं, अक्सर इस तरह की बातें भी कभी ना कभी आ ही जाती हैं। बता बोथ आर पॉजिटिव के केस में ई नेट कितना आ रहा है, 2e साइन थीटा। ई हर बार की तरह मैं के क्यू अपॉन दूरी लिख सकता हूं, और दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर। साइन थीटा, मुझे बताओ इसको मैंने थीटा माना था तभी तो ये थीटा आया था, है ना? इसको मैंने थीटा माना था तभी तो ये थीटा आया था। ये थीटा होगा तो मैं कह सकता हूं ये भी थीटा होगा। तो यार इस ई का ई कॉस थीटा पीछे है, इस ई का ई कॉस थीटा आगे है, दोनों खत्म हो गए। इस ई का ई साइन थीटा और इस ई का ई साइन थीटा ऐड हो गया, यानी असर अवे आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। मुझे बताओ साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा आएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तब ये आंसर आएगा 2k/r डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या, 3/2। ये ई नेट का आंसर आया है। इस आंसर को ऐसे होल्ड में लगा देते हैं, बहुत फेमस नहीं है बट कभी इस पे काम करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे ऐसे। क्या आया है, 2kqx अपॉन आर स्क्वायर, एक मिनट, आर यहां क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बात क्लियर है भाई लोग? ये डिस्कशन जो है ना, आर ग्रेटर नहीं, आर स्मॉल के लिए बड़ा फेमस है। अगर बता रहे यहां पे आर स्मॉल कर दिया जाए, आर स्मॉल कर दिया जाए, वहां हम क्या करते थे, आर बहुत लार्ज करते थे, तब ये आंसर पता है क्या आएगा, 2kqr डिवाइड बाई एल क्यूब। नहीं, ये पता है क्या हो जाता है, इसमें ई नेट आर के प्रोपोर्शनल आ जाता है, और जब भी कभी फोर्स लगने वाला आर के प्रोपोर्शनल आ जाता है तो वो एसएचएम की कंडीशन बन जाता है। कभी इस पे बात करेंगे, अभी इतना लिख के छोड़ दें। बात क्लियर है? करेंगे अभी भाई, उसके लिए पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा तभी वो अट्रैक्टिव होगा। तो मैंने यार दो तरह की कैटेगरी बनाई थी, एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम और दूसरी कैटेगरी क्या है, कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल किया है वो किसका था, डिस्क्रीट का। और अब हम कौन से एग्जांपल करने वाले हैं, इतने तरह के कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम एग्जांपल करने वाले हैं। इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में लाएंगे, लेकिन अभी मैं कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। तीन कौन सी कैटेगरी, ये कैटेगरी जानी पहचानी सी लग रही होंगी। अभी थोड़ा दिन पहले लीनियर मोमेंटम जिन लोगों ने पढ़ा है, क्या हम लोगों ने मास को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइन मास, सरफेस मास और, तो अब मैं क्या कैटेगरी बना रहा हूं, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। तीन कैटेगरी के मास होते थे, तीन कैटेगरी के चार्ज है।
जिसमें लंबाई की बात हो सके वो क्या है, लाइन चार्ज। जिसमें एरिया की बात, सरफेस में चार्ज फैला हो, सरफेस चार्ज। और जिसमें वॉल्यूम में चार्ज फैला हो, वो 3D स्पेस में चार्ज फैला हो, वो वॉल्यूम चार्ज है ना। जिसमें लेंथ के लॉन्ग चार्ज फैला है वो लाइन चार्ज, एरिया में फैला है सरफेस चार्ज, और 3D स्पेस में वॉल्यूम में फैला हुआ है तो वो कैसा है, वॉल्यूम चार्ज। लाइन चार्ज के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा यार। हमने यार वहां भी सिंबल लेमडा दिया था, यहां भी लेमडा ही देने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, किसी लंबाई वाले चार्ज में उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। यूनिट लेंथ में अगर लेमडा चार्ज है तो बता एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, एल लेमडा। हर बार जब पर वाली डेफिनेशन फिजिक्स में आती है तो अगला फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला आता है। तो इसकी यूनिट है कूलाम पर मीटर। तो पर मीटर का चार्ज अगर लेमडा है तो एल लेंथ का चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू एल। या कभी तुम्हें क्यू पता हो और एल पता हो, लेमडा पूछा जाए तो क्या करोगे, क्यू बाई एल कर दोगे। बात समझ में आ रही। अगला नाम क्या आने वाला है, जनता समझ गई होगी। मैं पूछ रहा हूं अगला क्या आने वाला है। किसी एरिया वाले ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज पूरे एरिया में उसका लेप लगा दिया गया है चार्ज का, तो ये क्या बन गया, सरफेस चार्ज या एरियल चार्ज भी कह सकते हैं। बट एरियल लोग सर्फ एक्सेल फिर ना बोलने लगे, एरियल से अच्छा सर सर्फ एक्सेल होता है, टाइड ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो नाम नहीं दिया मैंने। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट क्या होगी, सिग्मा सिंबल है यार, सिग्मा सिंबल वहां भी हमने लिया था। यूनिट क्या होगी, कूलाम पर। तो यार अगर इसके पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो पूरे ए एरिया का चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। या कभी सिग्मा लाना पड़े तो क्यू बाई ए कर सकते हैं। तो तुम समझ गए होगे अगला नाम क्या आने वाला है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितने, 1 बजे बात कर लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे, कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पर मीटर क्यूब का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया है तो वी वॉल्यूम का चार्ज क्या होगा, रो वी। बात क्लियर है, सेम फैशन में। और अगर कहीं रो निकालना पड़े तो हमें टोटल चार्ज पता होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रो निकाल सकते हैं। तो यार ये 3 डेफिनेशन आई हैं पर वाली। और 3 तरह के फॉर्मूले आए हैं। तो अगर फिजिक्स में एक और कॉमन पैटर्न है कि हर फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई में आया है वो और डिवाइड में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन हर फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई में आया है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक को हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को, तो यहां पे लेंथ इंडिपेंडेंट है लैम्डा। मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे रॉड में हर जगह का लैम्डा एक जैसा है, मैंने कहा 2 कूलाम पर मीटर, इस तरह का लेप लगा हुआ है चार्ज का, 2 कूलाम पर मीटर, तो 10 मीटर में कितना चार्ज होगा, 20 कूलाम। लेकिन क्या जरूरी है कि यार हर 1 मीटर एक जैसा लैम्डा रखे, उसका लैम्डा लेंथ का फंक्शन भी तो हो सकता है। और अगर लैम्डा लेंथ का फंक्शन होगा तो मल्टीप्लाई करने वाला काम फिर किससे होने लगता है, इंटीग्रेशन से। ये भी फिजिक्स का एक बड़ा पैटर्न है कि अगर वर्क डन का फॉर्मूला एफएस होता है तो इंटीग्रल ऑफ एफडीएस भी होता है, अगर इंपल्स का फॉर्मूला एफटी होता है तो इंटीग्रल ऑफ एफडीटी भी होता है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला mr² होता है तो इंटीग्रल ऑफ
DMR स्क्वायर भी होता है। तो कुल मिला के यार Q का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ लैम्डा DL कब हो जाएगा? जब लैम्डा लेंथ डिपेंडेंट हो जाएगा। Q का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ सिग्मा DA कब हो जाएगा? जब सिग्मा एरिया डिपेंडेंट हो जाएगा। और Q का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ रो DB कब हो जाएगा? तो यार ये बनी बात है, अगर मैं एक बात जानता हूं तो बाकी सब बातें भी बनी बातें, ऐसा होना ही चाहिए, ये बिल्कुल ऑब्वियस लगना चाहिए। हर चीज जो मल्टीप्लाई में है वो इंटीग्रेशन में भी आ सकती है। बात क्लियर है? तो यार फिर से मैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की अप्रोच दिखा रहा हूं। कोई कंटिन्यूअस चार्ज कवर करने के लिए हम उसके ई वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं, dx dy, और dx का इंटीग्रेशन ex देता है, dy का इंटीग्रेशन ey देता है। खैर अप्रोच एक तरफ है, एग्जाम्पल एक तरफ है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल से शुरू करने वाले हैं। इसका भी डेरिवेशन कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, बट एक आध डेरिवेशन करने से हमें कुछ तो समझ में आएगा कि क्या करना होता है। तो मैं जो आसान आसान लग रहे हैं उनमें मैं कुछ समझा देता हूं, और मुश्किल मुश्किल हम सीधे सीधे रट लेंगे। तो ये एक आसान मुझे मिला है। डिस्कशन क्या है कि एक कंटिन्यूअस चार्ज यहां से लेके यहां तक फैला है, L लेंथ का कंटिन्यूअस चार्ज है, और इसकी वजह से D दूरी पे रखे हुए किसी टेस्ट चार्ज पर हमें क्या लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रखे इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स महसूस होगा, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार जब भी हमें कभी कोई कंटिन्यूअस बॉडी कवर करना होती है तो उसके हमें प्रोसेस बनाना पड़ते हैं कि कैसे इसको कवर करेंगे, और प्रोसेस ऐसे बनाते हैं जिसमें रूल काम करे। क्या हम लोगों ने कूलाम का जो नियम पढ़ा है वो हमेशा डॉट चार्ज के लिए काम करता है? तो हम इस ऑब्जेक्ट को डॉट डॉट में तोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला डॉट के लिए है। सीधे पूरे ऑब्जेक्ट का असर यहां क्या होगा हम सीधे लिखना नहीं जानते। कूलाम का नियम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं काम करता। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम यहां से x दूरी के छोटे से चेंज dx पर, ये dx बहुत छोटी सी लंबाई है, x के छोटे से चेंज dx बहुत छोटी सी लंबाई है, यहां मैंने एक बहुत छोटा सा चार्ज कंसीडर किया है जिसमें चार्ज कितना है? dq। और मैं कहूंगा इस dq का p पे कितना असर है वो कूलाम के नियम के हिसाब से लिखा जा सकता है। पता है इस dq का यहां जो असर है d, पहली बात तो वो राइट होगा, और कितना होगा? k dq बाई एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? हमने यार एक प्रोसेस तय किया है कि हम ऐसे ऐसे dq कवर करेंगे, और जब dq कवर करेंगे तो हमारा वेरिएबल यहां x क्या है? वेरिएबल है। यहां से लगा के, यानी x की शुरुआत कहां से होगी? d से, और x का एंड कहां होगा? d प्लस एल तक। तो क्या x वेरिएबल की शुरुआत यहां से होगी? तो हमें पहला dq मिलेगा, और वो बदलते जाएंगे। तो क्या ऐसे ऐसे सारे dq मिलके पूरा रॉड कवर कर लेंगे कि नहीं? यार किसी चीज को कवर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की मदद से कवर करना होता है, तो वो वेरिएबल हमने लेंथ वेरिएबल फिलहाल माना है। सर्कुलर चीजों में हमें वेरिएबल एंगल मानना पड़ता है, और लेंथ वाली चीजों में वेरिएबल लेंथ मानना पड़ता है। तो x क्या है? किस यूनिट की चीज है? मीटर, यानी ये लेंथ वेरिएबल है, और उसकी शुरुआत कहां से होगी? d से। अंत कहां होगा? d प्लस एल। अगर ये सारे का असर मैं यहां सोच ले गया ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या जनता समझ पा रही है? d तुमने लिख दिया है। अच्छा ये d x डायरेक्शन में है, इस dq का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इसी डायरेक्शन में। इसका कहां आएगा? यार अच्छी बात यह है इस डिस्कशन में, कम से कम इस एग्जांपल में, कि सबका असर कहां आ रहा है? सेम डायरेक्शन। तो यहां कंपोनेंट वगैरह करने की जरूरत, ये जो डी आया है यही उसका dx है, और dy है ही नहीं। अब जिसका dy है ही नहीं तो उसका ey लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ex मिल जाएगा। मैंने कहा था यार कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो यहां यूनिक कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट है, उसी का इंटीग्रेशन करना है। नहीं, मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं। क्या इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूं?
के पक्के तौर पे इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, उसके अलावा बचा है ये। क्या ये जो लिखा है ये इंटीग्रेबल लुक है? इंटीग्रेबल लुक क्या होता है? इंटीग्रेबल लुक होता है कि जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और जो डिफरेंशियल एलिमेंट का फंक्शन है, का वेरिएबल है, वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये क्यू में है तो ये भी क्यू में हो, या ये एक्स में है तो ये भी एक्स में हो, तभी इंटीग्रेशन संभव है। तो अब हम क्या करें, किसी तरह से या तो डी क्यू को डीएक्स में लाएं या तो एक्स को क्यू में लाएं, तभी ये इंटीग्रेशन संभव है। तो क्या करना बढ़िया रहेगा, मुझे बताओ यार। इस डी क्यू चार्ज की हमने एक लंबाई सोची थी कितनी, dx, और इसके पर यूनिट लेंथ की लंबाई हम थोड़ी देर के लिए लैम्डा कूलाम पर मीटर मान लेते हैं। हालांकि लैम्डा भी लिखा जा सकता है। अगर मुझे इस पूरे चार्ज का टोटल चार्ज, इस पूरे रॉड का टोटल चार्ज और टोटल लेंथ पता है तो लैम्डा को लास्ट में हम क्यू बाई एल लिख देंगे। फिलहाल मैंने थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा कूलाम पर मीटर माना है। बताओ अगर ये रॉड लैम्डा कूलाम पर मीटर का है तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा? क्या मैं dq को लैम्डा dx लिख सकता हूं कि नहीं? लैम्डा पर यूनिट लेंथ का है तो dx लेंथ में क्या होगा? देखो जरा, हम जो चाह रहे थे वो हो गया है। ये एक्स स्क्वायर को मैं एक्स की पावर -2 लिख दूं, कोई बुराई है? और dq को मैं क्या लिख रहा हूं, लैम्डा dx। लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो k लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। मुझे बताओ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट कहां से कहां तक? d से d प्लस, यार जहां से वेरिएबल की शुरुआत हुई है पहला dq यहां मिलेगा और आखिरी dq। तो क्या पूरा रॉड कवर हो गया कि नहीं? मुझे बताएं यार। के लैम्डा बाहर आ गया है। माइनस कभी भी यार लिमिट रखने के समय अंदर मत रखो, वरना हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट किस पे रखना है? एक्स इनवर्स पे। कहां से कहां तक? यार एक्स इनवर्स को मैं 1/x लिख दूं, किसी को आपत्ति है? माइनस के लैम्डा बाहर, अपर लिमिट d प्लस एल, लोअर लिमिट d, माइनस के लैम्डा बाहर। यहां क्या करें, d प्लस एल, डी एलसीएम ले लें तो यह आएगा d यहां और d प्लस एल यहां। क्या d से d खत्म हो जाएगा, माइनस एल बचेगा। तो ये पता है कितना आ गया, के लैम्डा एल डी डी प्लस एल। ई का आंसर लैम्डा के टर्म में ये आ गया है, मगर क्यू के टर्म में चाहो तो लैम्डा की जगह यहां पे क्यू बाई एल उठा के रख दो। लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू बाई एल। तो ई का आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन डी डी प्लस एल। चाहे इस लुक में याद कर लो, कोई एक लुक, ये लुक मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये लुक बड़ा इजी टू डाइजेस्ट भी है। पता है कूलाम लॉ के हिसाब से किसी क्यू चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब ये रॉड तो एक डॉट ऑब्जेक्ट है नहीं, वो डी से लेकर डी प्लस एल तक फैला है। कहां से शुरू हुआ है, डी से। तो वो आर स्क्वायर में एक आर क्या सोच लो, डी, और एक आर क्या सोच लो, डी प्लस एल। तो क्या ये फॉर्मूला वही नहीं लिखा है? ये केवल याद रखने की ट्रिक है। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था तो एक आर डी है और दूसरा आर डी प्लस एल है। बाकी तो हमने स्टेप पूरे करके आंसर निकाला है, किसी तरह दिमाग में बिठाना है, क्योंकि ये डेरिवेशन हम कभी नहीं करेंगे, केवल अपने समझने के लिए। बात क्लियर है भाई?
इस पोजीशन को अगर मुझे कोई नाम देना हो तो इसको दे सकते हैं एंड साइड ऑन पोजीशन। क्या अभी अभी डाइपोल में इसी तरह की पोजीशन थी कि नहीं, उसका नाम हमने क्या दिया था, एंड साइड ऑन पोजीशन। और जो दूसरी इक्वेटोरियल बनी थी उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। अभी मैंने यार जो डिस्कशन किया है वो किसी रॉड की लाइन में किया है, इन द लाइन ऑफ रॉड, और अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं लाइन से हट के, लाइन से हट के किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। ये नोट कर ले पहले। ये पेन कम हो गए हैं क्या, नीचे चले गए थे वो? अच्छा, कुछ मैंने अपनी जेब में डाल दी है, सॉरी। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है, और इस बार ये पी पॉइंट लाइन से हट के है। लाइन में है तो वो फॉर्मूला है, लाइन से हट के है तो दूसरा फॉर्मूला है। तो यार पी पॉइंट लाइन से हटके है, कितना दूर है लाइन से ये बताने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर दूरी मानी है। ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब भी मैं कहूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब रॉड की लंबाई से वो 90 डिग्री पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी वो दूरी मिलेगी। तो यार ऐसे किसी पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। पी ने इस किनारे को अगर जोड़ दें तो पी ने इस किनारे पर एक एंगल सबटेंड किया है जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, और इस किनारे पे एक एंगल सबटेंड किया है जिसको मैं बीटा कह रहा हूं। अगर ये एक फाइनाइट रॉड है तो इसका कुछ ना कुछ अल्फा बीटा जरूर होगा, है ना। तो हमने कुछ अल्फा बीटा अपने मन से मान लिया, आंसर हम इन्हीं के टर्म में लिखने वाले हैं। इस रॉड को कवर करने के लिए हम चाहे तो लेंथ वेरिएबल ले लें, चाहे तो एंगल वेरिएबल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल में अल्फा बीटा की एंट्री कर दी है, हमने अपने अननोन में अल्फा बीटा की एंट्री कर दी है। मैं फिलहाल इसको कवर करने के लिए यहां से थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा चार्ज क्या कंसीडर कर रहा हूं, डी क्यू। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं सर यहां से y दूरी के छोटे से चेंज dy पर हमने एक छोटा सा चार्ज क्या कंसीडर किया है, dq। हर बार जब भी कंटिन्यूअस मास बॉडी कवर की जाती है तो एक प्रोसेस सेट किया जाता है वेरिएबल की मदद से। तो यहां से थीटा के छोटे से चेंज डी थीटा में वही चार्ज है, और यहां से y के छोटे से चेंज dy में भी वही चार्ज है। मुझे बताओ ये चार्ज p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड असर कैसा देने वाला है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग उसका असर आएगा कि नहीं। किसी पॉइंट चार्ज, कूलाम लॉ ने क्या बताया था कि पॉइंट चार्ज हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग असर देता है, नहीं। क्या ऐसे ऐसे dq हम यहां से लगा के यहां तक जाने कितने सोच सकते हैं। तो अगर मैं यहां वालों के dq का असर देखूंगा तो ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, नीचे वालों का असर देखूंगा तो ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, नहीं आएंगे। अरे इधर भी तो dq होंगे। क्या इस p पॉइंट पे ऊपर से लेके नीचे तक जितने dq हैं सबका असर कुछ ऐसे आने वाला है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर आने वाले हैं। तो क्या लगता है इन सारे वेक्टर का x कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा। क्या इन सारे वेक्टर का y कंपोनेंट होगा कि नहीं। क्या इस किसी भी एक डी का हम dx इमेजिन कर सकते हैं और dy इमेजिन कर सकते हैं, नहीं। मैंने ये नहीं दिखाया कि इधर से ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई बराबर है। तो बताओ नीचे वाले वेक्टर ज्यादा होंगे, ये वाले वेक्टर ज्यादा होंगे, या ऊपर वाले वेक्टर ज्यादा होंगे। या जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है तो इधर से ऊपर वाला रॉड ज्यादा लंबा है, नीचे वाला कम लंबा है। तो जितने dq इधर होंगे उतने dq तो इधर होंगे ही, इधर कुछ ज्यादा होंगे, और कुछ ज्यादा होंगे तो क्या इसके अंदर नीचे वाले वेक्टर ज्यादा आएंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले ज्यादा आएंगे तो कैंसिलेशन का कोई स्कोप
इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक असर Ex का आना चाहिए, राइट? जब सब कुछ इंटीग्रेट कर लेंगे। और Ey कहां आना चाहिए? Ey नीचे आना चाहिए, ये बात जनता को दिखना चाहिए। मैं यार कोई डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूं, मैं सीधे रिजल्ट लिखने वाला हूं, बट इतनी फीलिंग तो डेवलप हो, इतनी फीलिंग तो डेवलप होना चाहिए अगर हम कनेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं कि इन सारे वेक्टर का नेट असर आगे आएगा और नीचे इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर का रॉड लंबा है। अगर नीचे का रॉड लंबा हो जाए तो ऊपर आएगा, ये पक्की बात है। बात क्लियर है? तो ये Ex का आंसर क्या आता है, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं। क्योंकि ये रॉड है तो इसका लैम्डा कूलाम पर मीटर दिया जाएगा और लैम्डा के टर्म में इसका आंसर आता है k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और Ey क्या आ रहा है? k लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। मैं बता दूं यार, इसमें कई बार ये कंफ्यूजन लोगों को होगा कि किससे किसको घटाएं, तो मैं सारा कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं। चाहे जिससे जिसको घटाओ, आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो, हमें आंसर के साइन से मतलब है ही नहीं। पॉजिटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव। रही बात डायरेक्शन की, तो ये हम अपनी समझदारी से नहीं सोच सकते क्या कि अगर ऊपर का रॉड लंबा है तो नीचे असर आएगा और नीचे का रॉड लंबा है तो असर ऊपर आएगा। तो हम मैथ्स के भरोसे इस फीलिंग को नहीं छोड़ेंगे, ये हम ऑन द स्पॉट खुद समझेंगे। केवल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो सब प्लस प्लस है। क्या जनता समझ पा रही है यार? साइन हम अपनी समझदारी से लाएंगे, मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। कौन अल्फा कौन बीटा इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं, एक अल्फा एक बीटा, किसी से भी किसी को घटाओ। क्या जनता समझ गई है? ये दो परपेंडिकुलर ये फॉर्मूले हैं। अच्छा अब यार इनको मैं Ex Ey लिख दिया हूं क्योंकि मैंने रॉड को ऐसे खड़ा करके रखा था। अगर रॉड को लिटा के रख दिया जाए तो क्या जिसको मैं Ex कह रहा हूं वो क्या बन जाएगा? तो ऐसे नाम से हम छुटकारा पा लेते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूं E परपेंडिकुलर। क्यों? ये रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और इसका नाम मैं रख रहा हूं E पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये रॉड के पैरेलल कंपोनेंट है। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? अरे भाई रॉड लिटा के रखोगे तो क्या ये जो कंपोनेंट जिसको मैंने Ex नाम दिया था वो Ey नहीं बन जाएगा? तो नाम ऐसे दो जो बहुत समय तक चले। मैंने यार दो कंपोनेंट लिखे हैं, E परपेंडिकुलर E पैरेलल। E परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है, E पैरेलल का। और दो आना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये अपने आप को समझाएं, दो आना चाहिए यार। E परपेंडिकुलर E पैरेलल इतने गंदे फॉर्मूले आ गए हैं कि अगर कोई तुमसे कहे इसके E नेट का फॉर्मूला रटो तो मन नहीं करेगा। अरे E नेट कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ, तो क्या बढ़िया लगेगा क्या? तो ऐसा कंपोनेंट में ही याद रखो। अब हम इसका कोई नेट नहीं लिखने वाले हैं। सही माने में तो ये आधे आधे फॉर्मूले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है भाई लोग? अब इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं एक और बात कर रहा हूं कि अगर कोई रॉड ऐसा है कि ये पॉइंट बीचों बीच है, मैं P पॉइंट कहां दिखा रहा हूं? बीचों बीच, सच दैट कि ऊपर वाला एंगल अल्फा और नीचे वाला अल्फा वो सेम है ना? सेम है। तो बताओ यार E परपेंडिकुलर आएगा या नहीं आएगा? E पैरेलल का क्या होगा? क्या पता है? जितनी लंबाई इस सेंटर से ऊपर है उतनी लंबाई नीचे है, तो क्या ये जो y कंपोनेंट होंगे सबके वो कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? तो मैं कहूंगा E परपेंडिकुलर आएगा और E पैरेलल क्या हो जाएगा? जीरो। कब? जब अल्फा बराबर बीटा है। तो E परपेंडिकुलर कितना होगा? k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यार रखने की क्या जरूरत है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी सब निकाल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला यही याद रखने हैं यार दोनों। कोई दिक्कत है यार? मुझे बताओ, अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज बन जाए, इनफाइनाइट से मेरा क्या मतलब है कि यार ये चार्ज जमीन में कितने अंदर तक है हम नहीं जानते, पाताल लोक तक गया है और आसमान में स्वर्ग लोक तक गया है, यानी इस रॉड का कोई अंत नहीं है। और अंत नहीं है, ये P पॉइंट यहां नजर आ रहा है D दूरी पे, किनारों का अंत नहीं है।
किनारों का अंत नहीं है, तो मुझे बताओ P से हम उस किनारे को जोड़ने के लिए एक लाइन भेजे हैं और यहां से भी एक लाइन भेजे हैं जो किनारे जोड़ेगा, तो बताओ कि ये लाइन का इसके साथ एंगल कितना रहेगा? क्या जनता समझ पा रही है कि जब इसका अंत नहीं है तो ये लाइन लगभग इसके पैरेलल ही जाएगी, पता नहीं कहीं स्वर्गलोक में जाके मिलेगी। क्या जनता समझ पा रही है? तो बता यार, अल्फा भी कितना हो गया 90, बीटा भी कितना हो गया 90, तो कौन सा कंपोनेंट, फिर से मैं पूछूं कौन सा कंपोनेंट आएगा कौन सा नहीं आएगा? क्या फिर से मैं कह सकता हूं ई पैरेलल क्या हो जाएगा 0 और ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 पता है ना सबको 1 होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया 2k लैम्डा बाई डी। बात क्लियर है? ज्यादा फेमस ये है, ज्यादा जनरल ये है, इस जनरल की मदद से हम ये भी समझा पा रहे हैं, ये भी समझा पा रहे हैं और भी बहुत समझा सकते हैं। क्या अल्फा बीटा 60-60 नहीं हो सकता, 30-30 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा जनरल कौन है, ये है। ज्यादा फेमस कौन है, तो जरूरी नहीं है ज्यादा जनरल फेमस हो जाए। फेमस होना अलग चीज है, जनरल होना अलग चीज है। हमें किसको भाव ज्यादा देना चाहिए, लेकिन हम लोग देते किसको हैं, बस यही है यार। ज्यादा जनरल समझना मुश्किल काम होता है दुनिया में। ज्यादा जनरल लोग मिलते हैं नासा में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, जितने भी साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा जनरल लोग होते हैं। और ज्यादा जनरल लोग कॉमन लोगों की समझ से बाहर होते हैं। आम आदमी उनकी बातें समझ ही नहीं पाता है, वो बहुत ब्रॉड सेंस में बातें करते हैं। तो फिर क्या बोर होके फेसबुक इंस्टाग्राम खोलता है, शॉर्ट्स लगाता है, उसमें फेमस लोगों को देखने लगता है। फेमस लोगों को फिर मजा आता है उनको, क्योंकि वो वही बात कर रहे होते जो हमको पसंद होती, वो जनरल बातें नहीं करते। दुनिया में जितने भी बहुत महान लोग हुए हैं, जो फिलोसफर जिनको कहते हैं, वो उन्होंने जनरलाइजेशन की लिमिट पार करी है और किस्मत से उनको सुनने वाले मिल गए हैं, तो फिर वो फेमस भी हो गए और जनरल भी हो गए, है ना, है ना। अच्छा, उन्होंने कभी भी साइंस वाली बातें नहीं करी, उन्होंने आदमी के दुख को छुआ, आदमी के इमोशंस को छुआ, इसलिए वो फेमस हो गए। साइंस को लेके बातें करते ना तो आदमी भाग जाता। इसीलिए आज तक कोई नासा का बहुत फेमस साइंटिस्ट या कोई बहुत गूगल का कोई बहुत फेमस साइंटिस्ट कभी फेमस नहीं हुआ। आई मीन कोई बहुत जनरल साइंटिस्ट कभी फेमस नहीं हुआ। साइंटिस्ट कभी भगवान नहीं बन पाते यार, ये बड़ी समस्या है। और मेहनत वो भी करते हैं यार, कितना जनरल थॉट रखते होंगे तब उनको आइंस्टीन की थ्योरी समझ में आती होगी, कितना जनरल थॉट रखते होंगे कि वो सैटेलाइट बना पाते होंगे आसमान में जाने के लिए। मगर फेमस कौन होता है, फेमस होता है, हाँ, नोट कर लिया भाई लोग। मैं बहुत ज्यादा जनरल नहीं हूं यार, धीरे धीरे फेमस हो रहा हूं, ऐसा नहीं, इसलिए मैं अपने आप को जनरल से ना पर्टिकुलर करने में लगा हूं। पहले मैं आईआईटी केवल पढ़ाता था, मतलब 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, बीच बीच में थोड़ा बहुत नीट पढ़ाया, फिर पिछले 5 साल से मैं नीट पढ़ा रहा हूं। तो पहले मैं जनरल हुआ करता था, तो मैं फिर अपने आप को डाइल्यूट किया। मैंने कहा यार जनरल होने में तो कोई फायदा नहीं, मुझे ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ गया। मुझे लगा ज्यादा जनरल होने में तो कोई फायदा ही नहीं यार, आईआईटी जेईई की तैयारी जो कराते हैं उनको भी वही सैलरी मिलती है, जो नीट पढ़ाते हैं उनको भी वही सैलरी मिलती है। तब मुझे समझ में आया यार कि ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है।
हाँ भाई, आईटी को पढ़ाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ती है यार, ज्यादा हैवी हैवी क्वेश्चन बताना पड़ते हैं। यहाँ क्या बिल्कुल हल्का हल्का, लाइफ में कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि कोई फ्लक्चुएशन चल रहा है। जब मैं आईटी जेई वाले बच्चों को पढ़ाता था और कोई बहुत अच्छा बैच मिल जाता तो मेरे दिमाग में तो यही टेंशन रहता था, पता नहीं क्या पूछ ले और मुझे ना आता। नहीं, ऐसे ऐसे बच्चे होते थे यार, बच्चे मतलब टीचर से भी तेज। टीचर क्या 4 साल 10 साल पढ़ के किसी तरह से पढ़ा रहा है, और वो अपने आप में मतलब पता चले वो सिलेक्शन की कगार पे है, 100-200 रैंक लाने वाला है, तो उसका थॉट बहुत तेज होगा यार। तो बस उम्मीद ये होती थी कि यार 10 साल में जो हमने पढ़ा है उसी में से कुछ पूछ ले, कुछ बाहर का पूछ दिया तो फैल जाऊंगा। ये फिर मुझे समझ में आया यार, ये मैं रोज रोज फैलने का डर क्यों उठा रहा हूं। फिर मैंने अपने आप को जनरल से पर्टिकुलर करने की कोशिश की। तो अभी देखो यार चल रहा है वो प्रोसेस, देखो कब तक मैं बहुत ज्यादा फेमस हो पाता हूं। क्या अभी उम्र बाकी है यार। हाँ भाई, तो ये फॉर्मूले क्लियर है भाई। अभी थोड़ा सा फेमस फॉर्मूले और फेमस फॉर्मूले की बात करते हैं। एक रिंग, हमें यार इन सब की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करना है, और कहीं क्यों नहीं, क्योंकि और कहीं हम नहीं निकाल पाएंगे, सीधी सी बात है यार। इन्हीं का निकाल लें तो कम है क्या यार। तो जहां जहां मैथ्स इजीली लगाई जाती है उन्हीं के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। बात क्लियर है। सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, चार्ज कहां लगाया गया है, किनारे पे। कैसे लगाया गया होगा यार, हमें नहीं सोचना यार। ऐसे पूरी रिंग में जगह जगह यूनिफॉर्म चार्ज रख दिया गया है। यूनिफॉर्म का मतलब बराबर बराबर चार्ज फैला है। अब ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा कर दो एक तरफ कम, फॉर्मूला फेल हो जाएगा भाई, है ना। तो यार इसकी वजह से हमें कहां असर सोचना है, केवल और केवल सेंटर पे। अभी इधर उधर हमें नहीं सोचना है, क्योंकि इधर उधर हम नहीं निकाल पाएंगे, सीधी सी बात है। और ना कोई निकालता है, मतलब हम नहीं, कोई नहीं निकालेगा। सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है, तो हम एज ऑलवेज एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, वहां से एक वेरिएबल थीटा चुनेंगे, थीटा के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा चार्ज चुनेंगे ये, और हम सोचेंगे कि ये कितना असर दे रहा है। तो ये असर कितना देगा और कहां देगा, ये असर देगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कहां देगा यार, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग देगा। पॉइंट चार्ज हमेशा अपना असर कहां देता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और कितना देता है वो होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इस बार आर मैंने किसका लिया है, रिंग का। मुझे बताओ, इसके ठीक सामने एक डी क्यू हम इमेजिन कर सकते हैं, वो असर कहां देगा। क्या बता, ये वाला डी क्यू इसी लाइन ज्वाइनिंग में इधर असर देगा कि नहीं। क्या इसके कोई ना कोई सामने है जो उसके असर को कॉम्पनसेट कर देगा, खत्म कर देगा। चलो तो कोई और सोचते हैं, ये सोचते हैं इसका असर इधर आएगा। तो क्या इसके सामने कोई नहीं है, बिल्कुल यार, इसके सामने भी कोई डी क्यू है, वो असर कहां देगा। जब सबके सामने खत्म करने वाला बैठा है, तो बताओ यार सेंटर पे नेट फील्ड क्या आने वाली है। इसके लिए हमें कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, हमारी फीलिंग ही काफी है। क्या बताओ यार, इस हर जगह पे फील्ड का असर जीरो, हर जगह पे जब फील्ड का असर लेंगे तो सब एक दूसरे से मर मिटेंगे और नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बात क्लियर है। क्या इसके लिए कोई डेरिवेशन करने, लेकिन डेरिवेशन नहीं कर रहे तो कम से कम स्टेप तो मन में चला रहे हैं। डेरिवेशन करो ना करो, कम से कम जवाब हमें कहां से मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को मन में क्रम से सोचने पे। तो वो क्रमिक सोच दिमाग में आना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है भाई लोग। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक आधी रिंग लेने वाला हूं। पिछली बार पूरी रिंग थी, और फिर से मुझे फील्ड कहां चाहिए है, सेंटर पे। क्या लगता है अब फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, अब आएगी। फिर से यार इस रिंग को कवर करने के लिए, कभी कभी पेन आता है कभी कभी नहीं आता है, ये तो
कोई बात नहीं। तो यार इस रिंग को कवर करने के लिए हम लोग बीचों बीच एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे और एक डी क्यू चार्ज थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा, ऐसे सब कुछ करते करते ऐसे सोचेंगे। ठीक है, तो सब कुछ कर ही रहे हैं, बार बार क्यों करें। बता क्या ये डी क्यू इधर पे अपना असर डी देगा कि नहीं? नहीं। क्या इसके सामने कोई डी क्यू नहीं है तो इसकी फील्ड खत्म नहीं होने वाली। मैं सिमेट्री का ध्यान रखते हुए उतने ही एंगल पे एक और डी क्यू सोच रहा हूं, वो असर कहां देगा? इधर देगा। कम से कम इन दोनों चार्ज के असर का नेट हम इमेजिन कर सकते हैं। बताओ कहां आएगा? इन दोनों चार्ज का नेट बीच में आएगा। तो क्या ऐसे ही हम पेयर में सोचे, इसका और इसका असर कहां आएगा? बीच में आएगा। इसका और इसका असर कहां आएगा? बीच में। जब सबका पेयर है और नेट में वो असर बीच में आ रहा है तो सब मिला के भी असर कहां आएगा? इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि नेट असर अलोंग द सिमेट्रिक लाइन आएगा। कहां आएगा? अलोंग द सिमेट्रिक, यानी बीचों बीच वाली लाइन के अलोंग आएगा। और कितना आएगा मैं सीधे बता रहा हूं। इसका असर ई आता है 2k लैम्डा बाई आर। ये याद रखना आसान है भाई। देखो थोड़ी देर पहले हमने इनफाइनाइट रॉड का देखा था, बिल्कुल वही है। वहां डी था, यहां आर है। और कहां होगा? अलोंग सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक लाइन मतलब क्या होगा? बीचों बीच वाली लाइन के अलोंग होगा। क्या याद रख पाएगी जनता? सेमी सर्कुलर रिंग के बाद हमेशा से हम सेक्टर रिंग करते आए हैं। सेक्टर रिंग का मतलब क्या होता है? पूरी रिंग का एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है जिसका एंगल कितना है? अल्फा। सेक्टर का मतलब स्लाइस। गुड। स्लाइस शायद वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना? मैंगो के ऐड में मैंने ये नाम सुना था, स्लाइस। ये लेकिन लाइन है और लाइन का सेक्टर होता है। ठीक है, रिंग जो है लाइन चार्ज होता है ना भाई, तो स्लाइस सही अच्छा शब्द नहीं। तो इस सेक्टर का जिसका एंगल अल्फा है, फिर से हम उसी तरह से इसको डील करें। क्या यहां भी हम ऐसे ऐसे दो चार्ज का असर हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं? क्या इस बीचों बीच वाली लाइन के ऊपर और नीचे बराबर चार्ज है कि नहीं है और सिमेट्री में है? तो क्या लगता है नेट असर कहां आएगा? बीचों बीच आएगा। फिर से यार सेंटर पे नेट असर कहां आएगा? बीचों बीच। क्या आएगा? मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जनता उसको याद रखेगी। 2k लैम्डा बाई आर, ये तो याद रखने लायक है यार। साइन अल्फा बाई 2, ये भी याद रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने जब सेंटर मास का फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें यार यहां अल्फा बाई 2 आया था, हालांकि वहां नीचे भी अल्फा था, थोड़ा सा मतलब काफी मिलता जुलता है। अब यार इन दोनों में ज्यादा जनरल कौन है? सेक्टर वाला। हम चाहें तो इसकी मदद से पिछला फॉर्मूला और पिछला क्या, पिछले के पहले वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? अल्फा में 180 डिग्री डाल के देखूं। अगर मैं अल्फा 180 कर देता हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेमी सर्किल की। अगर मैं अल्फा 360 बोलता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो यार 360 डालोगे तो साइन 180 बन जाएगा। ई कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं अल्फा 180 डालता हूं तो साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 मतलब 1, तब आंसर इसका आ जाएगा। तो ज्यादा जनरल कौन है और ज्यादा फेमस कौन है? ये दोनों ज्यादा फेमस है। बात क्लियर है भाई? जनरल पे नजर जरूर रखें, पता नहीं कब जनरल बात की जरूरत पड़ जाए। फेमस रटे होना चाहिए, जनरल भी रटे होना चाहिए। कम से कम जितने जनरल फैशन में चल रहे हैं उतने तो रट लो। जिन पे कभी इक्का दुक्का भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमें पढ़ने की जरूरत है। नोट कर लिया भाई लोग?
नोट कर लिया भाई लोग? कितने बजे तक पढ़ाई करिए रात में? रात में कितने बजे तक पढ़ाई करिए? अरे रात में पढ़ के आए हो? सोए थे? ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला डेरिवेशन है। एक रिंग है, एक रिंग कुछ इस तरह से रखी है ऐसे, और उस रिंग के ऐसे रखी है और उसके रिंग से सेंटर से ऐसे किसी एक्सियल लाइन में, एक्सियल लाइन में हमें क्या लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब मैं खाली होता हूं तो फोन नहीं आते, मैं तरस जाता हूं फोन सुनने। क्लास के टाइम पे ऐसे आते हैं जैसे सबसे बिजी इंसान मैं हूं, जबकि इतना भी बिजी नहीं हूं, काफी खाली रहता हूं आजकल मैं। हाँ भाई, ज्यादातर तो होते हैं कि वो लोन ले लो, हाँ पर्सनल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये सब फोन आते हैं यार। डीएनडी एक्टिवेट होता है, कैसे होता है किसी को पता है? कैसे? मैसेज डालना पड़ता है। डीएनडी सर वो वॉल्यूम वाला जो बटन होता है साइलेंट करते हैं। हाँ अबे नहीं यार, कंपनी से डीएनडी कराना कि कॉल जितनी भी प्रमोशनल कॉल है वो ना आए या कम से कम आए। प्रमोशनल नंबर वो बैन कर देता है, ऐसे होता है। तुम लोग को अभी कुछ पता नहीं यार, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही। मैं सोच रहा था यार कि तुम लोग आगे रहते होगे यार, शान को पता होगा। तो यार इस रिंग को कवर करने के लिए हर बार की तरह एक रेफरेंस लाइन बनाई है। रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे चेंज डी थीटा के सामने एक मैंने डी क्यू कंसिडर किया है। क्या ये डी क्यू से लाइन ज्वाइनिंग पी पर असर अगर हम सोचेंगे तो वो असर कुछ ऐसा आएगा यार, ऐसा आएगा नहीं यार। मैंने एक डी क्यू का असर दिखाया है, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा जोर लगा के इमेजिन करो। देखो यार ये रिंग है, ये रिंग है और रिंग के एक्सिस पे इधर ये डॉट चार्ज रखा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये रखा है डॉट चार्ज, ठीक। तो रिंग पे इधर के एक छोटे से चार्ज ने असर ऐसे दिया है, तो इधर का एक छोटा सा डीक्यू असर ऐसे देगा, नीचे वाला असर ऊपर देगा। तो अगर तुम यहां पे इस पॉइंट पे चारों तरफ वेक्टर देखोगे तो ऐसे नजर आएंगे चारों तरफ। क्या जनता इमेजिन कर पा रही है? ये सारे वेक्टर ऐसे नजर आएंगे जैसे आधा खुला हुआ छाता, आधा खुला हुआ छाता की जो तार होते हैं वो वेक्टर मान लो ऐसा। तो बताओ उन सारे वेक्टर्स का नेट, आधे खुले हुए छाते में जितने भी वेक्टर्स हैं उनका नेट कहां आएगा? बीच में आएगा, क्योंकि वो जो अगल बगल वाले वेक्टर्स होंगे वो चारों तरफ अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे, और चारों तरफ बनाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। नेट असर कहां आना चाहिए? राइट आना चाहिए। बस ये बात हजम कर लो यार, यही बात मैं हजम कराना चाहता हूं कि नेट असर कहां आएगा? इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे ऑरेंज वेक्टर पूरे कोन के अलॉन्ग आने वाले हैं यार, ऐसे ऐसे ऑरेंज वेक्टर कोन नुमा आने वाले हैं। कोन समझते हो यार? अरे वही आधा खुला हुआ छाता, समझ पा रहे हो? तो इन सारे वेक्टर का नेट कहां आएगा? अलोंग द एक्सिस। ई कहां आएगा? ई नेट होगा अलोंग द एक्सिस। यानी यार एक्सिस का मतलब होता है सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, और उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। यानी यार कोई रिंग लोगे तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी या लेफ्ट आएगी। ऑब्वियसली यार पॉजिटिव चार्ज है रिंग में तो असर कहां आएगा? अवे आएगा, और पॉजिटिव ही हम मानते ही हैं। नेगेटिव होता तो कहां आता? टूवर्ड्स आता। क्या जनता समझ पा रही है? हमने यार जितने भी डेरिवेशन किए सब पॉजिटिव के लिए किए हैं। ये बनी बात है कि अगर सिस्टम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। खैर कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का असर, कितना आता है? तो वो आंसर आता है k q x
डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आंसर आता है। यहां x क्या है? इस P पॉइंट की सर्किल के सेंटर से दूरी। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। r क्या है? तो यार r सबको पता है, रेडियस ऑफ रिंग। क्या इतनी बात जनता समझ गई है? कोई दिक्कत है यार? देखो यार, ये काफी फेमस फॉर्मूला है तो हमें रटना ही है हर हाल में। मगर एक चीज जो मैं हमेशा बताता हूं कि क्वेश्चन का जो फॉर्मूले हम डेराइव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले का लुक हमेशा उसी लुक में आए जैसा मैंने पढ़ाया है। बहुत सारी चीज मैंने पढ़ाई हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने पढ़ाई हैं जो लुक क्वेश्चन में आ सकते हैं, मगर मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया है। थोड़े बहुत लुक में बदलाव करना तुम्हें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहां याद आ गया है कि एक बार क्वेश्चन इसी का पूछा गया था, और कैसे पूछा गया था कि ये दूरी स्मॉल आर क्वेश्चन में दिया था, कैपिटल आर और एक्स के बजाय स्मॉल आर के टर्म में फॉर्मूला बनाया गया था। किसके टर्म में? मुझे बताओ, स्मॉल आर, कैपिटल एक्स और आर आपस में कैसे रिलेटेड है? स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अगर कोई एक्स को लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? ये देखो जरा, अगर कोई एक्स लिखना चाहे तो एक्स का आंसर आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जरा इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा बदल रहा हूं, इस फॉर्मूले को एक नए लुक में ला रहा हूं। यार देखो जरा, नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इसको क्यूब लिख दें, चलेगा कि नहीं? जनता बताए, क्या ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है? तो 1/2 को अंडर रूट लगा दिया, और 3 होता है उसके अलावा, तो 3 ऊपर है। क्या इसको हम हाफ पावर लिख सकते हैं कि नहीं? हाफ और 3 आपस में मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं? अब मुझे बता यार, इस चीज की जगह हमने क्या लिख दिया? स्मॉल आर। तो ये क्या बन गया? स्मॉल आर क्यू। के क्यू एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या ये भी उसी का फॉर्मूला है कि नहीं है? मगर ये हमने शायद ही कभी देखा हो, है ना? और अचानक से हो सकता है कि ये लुक की जगह ये लुक आ जाए एग्जाम में। बल्कि यही क्यों हो सकता है, ये एक्स आर लिख दिया है, यहां एक्स ही लिखा रहने दे। तो क्या ये तिरछी लेंथ और एक्स के टर्म में आंसर बनाया जाए तो ये क्या बन जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन, ये भी उसका आंसर है। तो यार कितने एक चीज के लुक संभव हो सकते हैं, वो छोटे मोटे बदलाव करके लाना, ये हमारे स्किल का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि 100% पढ़ाई करके दुनिया में कोई नहीं जा सकता है। पता नहीं किसके मन में किसको बदलने का ख्याल आ जाए, और वो छोटा सा बदलाव होगा जो हम ऑन द स्पॉट समझ भी सकते हैं। क्या ये बदलाव नहीं समझ पा रहे हो मैंने क्या किया है? जहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका नाम स्मॉल आर लिख दिया है। कि जनता समझ पा रही है? कुछ और बोला जाए तो यार मेन फॉर्मूला ही हम रटेंगे। ये सब बातें हमारे स्किल का पार्ट होना चाहिए, मेमोरी का पार्ट हो ही नहीं सकता है। कितना हम मेमोरी में रख लेंगे? इम्पोर्टेंट क्या है, वो शूट के लिए बता रहे हैं। शूट के लिए घर कहीं आपने एप्लीकेशन दिया था? घर शूट करने को फोटो तो बता रहे हैं। नोट कर लिया भाई लोग?
एक हेमी स्फेरिकल शेल है, हेमी स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली, उसके सेंटर पर एट सेंटर एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या है? सिग्मा बाई। तो अचानक से किसी के मन में आएगा कि सर इससे पहले सारे फॉर्मूले कैपिटल क्यू में आते थे, के आता था, ये अचानक से बदल कैसे गया? तो ऐसा है कि के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं होता, और वो पाई किसी चीज से कट गया है तो बचा क्या है? 4 एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की जगह सिग्मा तो कभी भी अपेयर कराया जा सकता है। क्यू और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है? हाँ, तो इस वजह से ये फॉर्मूला इस लुक में आ गया है। बात क्लियर है? तुम चाहो तो इसमें के अपियर करा सकते हो, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पाई ऊपर लिख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तुम क्या लिख सकते हो? तो ये बन जाएगा पाई सिग्मा के। ये भी एक लुक आ गया। सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो तुम चाहो सिग्मा भी गायब कर सकते हो। बताओ एक हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो तुम चाहो यार सबसे आसान लुक जो फॉर्मूले का होता है हम वो रटते हैं, उसके इधर उधर की कहानी बनाना आना चाहिए। क्या बता सिग्मा क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? लिख सकते हैं। बल्कि अच्छा बताओ, अभी हमने इतने सारे रिंग वाले फॉर्मूले किए हैं, रिंग वाले, क्या हर रिंग के फॉर्मूले में ये वाला अभी रिंग वाला ये आया था, क्या इसी रिंग के फॉर्मूले में क्यू को लैम्डा के टर्म नहीं लिखा जा सकता? क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर लैम्डा इंटू पूरी लंबाई 2 पाई आर। तो अगर यही मैं क्यू उधर उठा के रख दूं तो एक और ही नया लुक आ जाएगा। यार ये छोटे मोटे बदलाव करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के कभी नहीं जा सकते। इसी रिंग के फॉर्मूले में ये उठा के रख दूं तो लुक बदल जाएगा। क्या ये बदलाव में इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी कर सकता हूं? क्या यहां अगर मुझे लेमडा की जगह क्यू अपियर कराना हो तो क्यू बराबर होगा लेमडा इंटू पाई आर। तो लेमडा की जगह तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो? क्यू बाई, यहां क्यू बराबर होगा लेमडा इंटू एल्फा आर। एल्फा आर क्यों? यार पाई का एंगल था तो पाई आर, अल्फा एंगल है तो अल्फा आर, और पूरा सर्किल है तो 2 पाई आर। ये सब बदलाव हमें करना आना चाहिए। ये मैं हर बदलाव के लिए फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ना कोई पढ़ के जाता है। क्या इतने बदलाव कर लेंगे? तो ये मैंने एक और बताया है जो थोड़ा बहुत हल्का सा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, आसान है इसलिए मैंने बता दिया है। क्या है? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। हेडिंग वो डाल लेना, यूनिफॉर्मली अबे डिस्क नहीं है, ये हेमीस्फेयर है यार। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल शेल, ये हेमीस्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला है, और कहां निकालना है? सेंटर पे निकालना है, और ये उसका फॉर्मूला है। ये उसका डेरिवेशन है, अगर किसी को करने का मन करे तो यही कर लो पहले तो। ये जो मैंने बदलाव किए हैं वो सबको समझ आया यार? मैंने पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ताकि 4 पाई एप्सिलॉन नजर आने लगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह के लिख दिया है, सिग्मा की जगह सिग्मा, और एक पाई एक्स्ट्रा आ गया है तो पाई सिग्मा के हो गया है। ये भी एक लुक है। हम चाहे तो सिग्मा को क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर करके।
क्लियर है भाई लोग? नेक्स्ट हेडिंग डालना है, एक हेमी स्फेरिकल कंप्लीट स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, जब मैं शेल कहता हूं तो मतलब क्या, अंदर से हॉलो है, चार्ज केवल कहां कहां होगा, बाहर बाहर चार्ज होगा। तो इस शेल की वजह से दो जगहों पे हमें फील्ड के फॉर्मूले अलग अलग पढ़ना है, एक बाहर के लिए और दूसरा अंदर के लिए। तो इसके सेंटर से कुछ जनरल आर दूरी पे किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना। ये पी पॉइंट कितनी दूरी पे है, जनरल आर दूरी पे। तो यार इस पी पॉइंट पे पता करना मतलब कहां का पॉइंट है, ये बाहर का पॉइंट है, तो एट पी आउटसाइड। अच्छा यार आउटसाइड है अगर, तो क्या इसका रेडियस और स्फीयर के रेडियस में कौन बड़ा है, पॉइंट का दूरी या कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो मैं अगर इतना भी लिख दूं स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, इसका भी मतलब है बाहर का पॉइंट। ये पूरी लाइन को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए। और कहां के लिए बात कर सकते हैं, अंदर के लिए। मतलब अंदर अगर मैं कोई पॉइंट मानता हूं जनरल आर दूरी पे, तो उसका स्मॉल आर कैपिटल आर से, दो जगहों पे हम फील्ड की बात करने वाले हैं। बाहर के फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही होता है जैसे मानो सारा चार्ज कहां रखा हो, सेंटर पे। ऐसे मानो सारा चार्ज, बताओ सारा चार्ज अगर सेंटर पे होता तो ई का आंसर होता के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका भी आंसर क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद रहेगा? नो डाउट इसके भी डेरिवेशन स्टेप होंगे, बट हमें कोई डेरिवेशन स्टेप से मतलब नहीं। पूरी शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, केपी बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी ऐसा आंसर है जैसे मानो सारा चार्ज कहां रखा हो, सेंटर पे। क्लियर है? अंदर के किसी पी पॉइंट पे, नाम पॉइंट का बदल दो, अंदर के किसी पॉइंट पे मुझे यहां पर फील्ड चाहिए, यानी मैं बात कर रहा हूं आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, तो यहां अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो। थोड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होता है बट यही सच है यार, अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो पहली बार में जल्दी किसी को ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि अंदर फील्ड जीरो कैसे हो गई। तो पूरा डेरिवेशन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा फील कराने का प्रयास करता हूं। मैं यार अंदर आंख बंद करके कोई भी पॉइंट ऐसे रख दूं, ऐसे आंख बंद करके कोई भी पॉइंट रख दूं, उस पॉइंट को मैं मिडिल पॉइंट बना सकता हूं। उस पॉइंट को मैं एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट बना सकता हूं, एक कॉर्ड का। मैं यहां एक कॉर्ड खींच रहा हूं ऐसे, क्या इस कॉर्ड में ये दूरी और ये दूरी बराबर है? क्या ये काम हम हर पॉइंट के लिए कर सकते हैं? कोई भी पॉइंट रखोगे एक ऐसी लाइन जरूर एग्जिस्ट करेगी जिससे हम ये दूरी और ये दूरी बराबर कर सकते हैं, उसको हम उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट बना सकते हैं। खैर, इस कॉर्ड से सोचो यार ब्लेड लगा के पूरे स्फीयर को कट कर दें। इस स्फीयर को अगर हम कट करेंगे तो यहां दो स्फीयर नजर आएंगे, एक ऐसा कटा हुआ स्फीयर ये, और एक बचा हुआ स्फीयर ये। ऐसा नहीं, क्या जनता समझ पा रही? और ये पी पॉइंट यहां था या यहां था, जब ये जोड़े थे तब दोनों पॉइंट एक ही थे। जनता ये समझ पा रही है? मुझे बताओ, ये इतना बड़ा स्फीयर है, पी पॉइंट पे फील्ड का कुछ असर देगा, और ये हिस्सा भी पी पॉइंट पे कुछ असर देगा। मैंने यार इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट बना के एक चीज एश्योर कर दी है कि यहां पे जो भी फील्ड आएगी वो इस स्फीयर की सिमेट्री लाइन के अलोंग होगा। नहीं होगा सिमेट्री लाइन, क्यों? क्योंकि अगर ये बीचों बीच का पॉइंट, तो ये पूरा स्फीयर अपने चार्ज का असर ऐसा ही तो देगा। तो ये कहां देगा? अगर ये अकेले की बात करें तो ये अपना असर कहां देगा, ये उसके खिलाफ देगा। क्या इसका असर इधर होगा? नहीं। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इसका कहने का मतलब मेरा क्या है कि इतने बड़े स्फीयर का असर यहां पर और इतने छोटे का स्फीयर असर यहां पर,
वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे, तभी तो फील्ड जीरो हो रही होगी। तो क्या ये हजम करने लायक पहली बार में नहीं लगता है कि ये बड़ा स्फीयर इस पॉइंट पे जो फील्ड देगा और ये छोटा स्फीयर टुकड़ा उसका वो जो असर देगा वो कैंसिल हो रहा है। मगर तुम एक बात बताओ, ये बड़ा स्फीयर इस पॉइंट पे जो असर दे रहा है उसमें यार ये क्वार्टर असर, ये वाला जो असर, क्या ये पूरा पॉइंट दूर दूर है कि नहीं है? ऐसे तुम्हें हजम हो जाएगा यार। क्या बताओ मुझे, ये पूरा स्फीयर इस सेंटर पे जो भी असर दे रहा है, क्या इसका हर पॉइंट इस पॉइंट से दूर दूर है कि नहीं है? और जो ये शेल है, ये छोटा सा टुकड़ा है, वो बहुत पास है। तो यार एक चार्ज बड़ा है तो दूर भी तो है, और एक चार्ज छोटा है तो पास भी तो है, तो ये असर कैंसिल हो सकते हैं और होते ही हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि हर पॉइंट पे फील्ड क्या होती। और ये बात मैं किसी एक पॉइंट की नहीं कर रहा हूं, शेल के किसी भी पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है ये कट करके कि इनका E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा, तो E1 E2 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका असर राइट होगा, अगर इधर की तरफ होगा तो इसका असर उसके खिलाफ होगा। बात क्लियर है भाई लोग? सेंटर के हर पॉइंट पे फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्योंकि यार ये बहुत फेमस डिस्कशन है, तो कई बार इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। जैसे ये शेल है और शेल के सरफेस पे चार्ज है, तो ग्राफ दो टोन में ड्रॉ किया जाएगा, ई वर्सेस आर ग्राफ। ई वर्सेस आर ग्राफ, अंदर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग। तो मुझे बताओ, अंदर का फैसला ई का यहां से लेना है और वो कितना है, जीरो। और बाहर का फैसला कहां से लेना है, यहां से, और वो कैसा है, के क्यू बाई। तो ई वर्सेस आर ग्राफ अंदर के लिए क्या होगा, जीरो, क्योंकि ई है ही नहीं। और बाहर के लिए वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होगा, क्योंकि ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है, और आर बढ़ेगा तो E घटेगा। क्या जनता समझ पा रही है? ये ग्राफ, कभी कभी ग्राफ पे भी बात होती है, तो हमें इसका कम से कम पता होना चाहिए। क्लियर भाई लोग? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पे होगी। अंदर जीरो है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्योंकि आर बढ़ता जाएगा तो ई घटता जाएगा। नोट कर लिया भाई? ये इसका डेरिवेशन है, अगर किसी को सोचना समझना हो तो। 3 पेज का डेरिवेशन है, और 3 पेज के बाद आंसर क्या आ रहा है कि जो अंदर होता है, जो पॉइंट चार्ज का होता है वही इसका होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अंदर का क्या आता है, खैर, तो हमें ऐसे ही समझ में आ गया है, या किसी को डेरिवेशन समझना है? मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, जिसका मन करे IIT JEE सेक्शन में जाके इसका डेरिवेशन देख सकता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा था। अभी तुम समझ सकते हो यार कि अगर वैसे IIT JEE वालों को भी ये डेरिवेशन नहीं कराया जाता है। ये जब कोई स्पेशल केस होता है और कहता है कि नहीं हमको जानना ही जानना है, तो तब बताया जाता है। मतलब ये, मतलब स्पेशल केस की जिसने सोच रखा है ना कि मुझे हर चीज का कारण पता चाहिए,
तो उसको मना नहीं कर सकते। आईटी जेई में मतलब मना करने का कोई स्कोप ही नहीं है। लॉ से शुरू करके, लॉ प्रिंसिपल से शुरू होकर एंड तक की जितनी भी है सब कुछ मैथमेटिकली कनेक्टेड है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा अगर है। कुछ का तो जवाब ही नहीं है ना यार। जैसे मान लिया किसी चीज को लेके मैथमेटिक्स इतनी अजीब हो जाती है कि उसको सॉल्व करना ही संभव नहीं है, इंटीग्रेबल ही नहीं है, तो फिर वहां जवाब खत्म हो जाते। फिर ये होता है कि भैया इंटीग्रेशन तुम करके लाओ, ऐसे निकलेगा, ये मेथड है। तो वो कहेगा कि सर हम पता करेंगे मैथ्स वाले सर से, क्या वो इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो अगर मैथ्स वाले कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। अप्रोच सब क्लियर हो जाती है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि यार ये एक वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है और ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जहां छोड़ोगे वहीं रहेगा। अच्छा, पिछले वाले में हेडिंग डाली होगी, शेल है या कंडक्टिंग सॉलिड है, उसके बगल में लिख दो कंडक्टिंग सॉलिड। शेल के बगल में स्लैश लगा के लिख दो कंडक्टिंग सॉलिड। कंडक्टिंग सॉलिड और शेल का डिस्कशन एक ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंडक्टर के अंदर तुम चार्ज दे भी दोगे, सॉलिड है, अंदर दे दोगे, तो क्या वो अंदर रह नहीं पाएगा, आपस की रिपल्शन की वजह से दूर रहना चाहेगा। और क्योंकि कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है तो कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो जब सरफेस पे रहेगा तो भी तो चार्ज की शैली बनेगी, तब भी तो चार्ज का टॉप लेयर ही बनेगी, अंदर चार्ज थोड़ी रुकेगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज छोड़ दोगे वहीं रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता है। यानी जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज पड़े रहते हैं, वैसे ही यार तरबूज के बीज की तरह इसके अंदर जगह जगह चार्ज है। हालांकि जो तरबूज आज के डेट पे आते हैं उसमें मैं देखता हूं बीजे बहुत कम होते हैं या एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तुम्हें यूनिफॉर्मली समझना है यार, नहीं तो तुमको ऐसा तरबूज के बीज की तरह मतलब चार्ज कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। और ऊपर से मैंने काले रंग से बीज भी बना रखे हैं, तो मैंने जो ऑरेंज कलर से बनाया उनको भी कंसीडर करना है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज हैं, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और इसकी वजह से हमें दो जगहों पे फील्ड की बातें करना है, अंदर और बाहर। बाहर का कोई पी पॉइंट है वहां भी फील्ड बताना है, और उसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। और दूसरा हमें अंदर के किसी पॉइंट पे बात करना है, उसका दूरी क्या होगा, दो जगहों पे हमें फील्ड की बात करना है। ठीक है यार, फिर से यार सोचो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि एक शेल की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड ऐसी आती है जैसे मानो सारा चार्ज कहां है, क्या इस पूरे स्फीयर में हम सोचे तो एक शेल के ऊपर एक शेल चिपकाते चले जाए तो पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा कि नहीं? अंदर से शुरू करें, उसके ऊपर पट्टियां चिपकाते चले जाएं, नहीं तो क्या वो स्फीयर बड़ा होता जाएगा, सॉलिड बन जाएगा? तो बताओ, एक पट्टी का असर ऐसा होता है जैसे मानो सारा चार्ज सेंटर पे है, तो दूसरी लेयर का असर ऐसा होगा जैसे मानो सारा चार्ज सेंटर पे, तो सारी पट्टियों का असर ऐसे मानो जैसे सारा चार्ज। तो आंसर क्या आएगा यार? अगर मैंने कहा इसमें टोटल चार्ज क्यू है तो इसका आंसर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आंसर ऐसा आएगा जैसे मानो सारे शेल का चार्ज कहां आ गया है। मैंने यार यहां ये कुछ सेल की पट्टियां दिखाई भी हैं, ये तुम अंदर से बाहर तक ऐसी हजारों पट्टियां सोच सकते हो, और हर पट्टी का असर ऐसा होता है जैसे मानो चार्ज सेंटर पे हो। तो सारे चार्ज को सेंटर पे रख के सोचो तो यही आंसर आएगा कि नहीं? यानी बाहर के डिस्कशन में कोई अंतर नहीं है। तो कहां के डिस्कशन में अंतर है? अंदर के डिस्कशन में अंतर है। एट पी इनसाइड आर लेस देन आर, अंदर के किसी पी पॉइंट पे डिस्कशन अलग होगा। मैं एक और चीज बताने वाला हूं यार, बता यार किसी स्फीयर में टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मैं चार्ज को कैपिटल क्यू के टर्म में दे रहा था, आर के टर्म, आर रेडियस दिया था, तो तुम चाहो तो रो और क्यू रिलेट कर सकते हो। कैसे? रो बराबर, अरे रो याद है यार क्या होता था? क्यू बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी जहां क्यू आया है तो तुम चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो? जहां क्यू आया है तो तुम इसको उठा के वहां पर रो इंटू 4/, तो एक नया ही लुक आ जाएगा। बट वो लुक फैशन में, लेकिन कब आउट ऑफ द फैशन जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या ये कर सकते हैं कि नहीं?
चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। मुझे एक बताओ, P अंदर का पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है, और P पे हमें हर पट्टी का असर सोचना है। वो पट्टियां जो अंदर हैं, वो पट्टियां जो, मुझे बता यार, बाहर की एक शेल हमने इमेजिन करी है कि सारे पूरा स्फीयर छोटे छोटे शेल से मिलकर बना है। ये शेल पी पॉइंट पे असर देगा या नहीं? अभी तो पढ़ा हमने यार। इससे पहले वाला आंसर क्या बता, इससे पहले वाला रिजल्ट क्या बताता था? शेल अपने अंदर वाले किसी पॉइंट पे असर, यानी ये शेल की पट्टी, ये लेयर ऑफ चार्ज अंदर असर नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। पी पॉइंट जिस जगह पे है उससे बाहर की हर शेल अंदर असर तो कौन देगा? क्या पी के अंदर जितनी शेल हैं वो पी पे असर देंगी? क्यों? क्योंकि स्फीयर अपने बाहर असर तो देता ही है, अंदर नहीं देता है। तो क्या पी के अंदर जितनी पट्टियां हैं उन सबका मिला के चार्ज क्या इसी रेडियस तक तो होगा, स्मॉल आर तक? क्या रेडियस तो इसकी कैपिटल आर तक है, लेकिन वो पट्टियां जो असर बाहर देती हैं, क्या बता रहा, वो तो इसी आर के अंदर होंगी ना। तो अगर मैं कहूं कि यार इस पी पॉइंट पे, अंदर के किसी पी पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, तो ये जो क्यू है ना, ये क्यू पूरा नहीं होगा। कहां तक का क्यू होगा? स्मॉल आर तक का क्यू होगा। तो उतना क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? उतना क्यू हम निकाल सकते हैं क्यू प्राइम रो इंटू वहां तक के वॉल्यूम से। तो वहां तक का वॉल्यूम क्या लिखोगे यार? पूरा वॉल्यूम ये है, वहां तक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये ध्यान देने वाली बात है यार। क्यू प्राइम को मैं लिख सकता हूं रो इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। क्या जनता समझ पा रही? फिर बात आएगी रो को क्या लिख सकते हैं। ऐसा पहला फॉर्मूला तो मैं रो के टर्म में ही लिख दूं। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसको लिखा है मैंने 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू रो बाई 3। यार मैं जरा देखो इस फॉर्मूले को इस लुक में लिखोगे तो भी बढ़िया याद रखने लायक फॉर्मूला आएगा। ई का आंसर आता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये भी फेमस हो चुका है, धीरे धीरे हो रहा है ये लुक। लेकिन अगर मैं इसमें कैपिटल क्यू अपेयर कराना चाहता हूं तो कोई बात नहीं यार। अगर मैं कैपिटल क्यू अपेयर कराना चाहता हूं तो रो की जगह मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और उसके अलावा लिखा है 3 एप्सिलॉन, उसके अलावा लिखा है आर। क्या ये 3 से 3 कट गया? इसके अलावा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन दिख रहा है सबको? ये पता है आंसर क्या आ गया? के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यू। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा फैशन में चल रहा है। बात क्लियर है भाई लोग? ई का ये वाला फॉर्मूला ज्यादा फैशन में चल रहा है। और अब साथ ही साथ मैं चाहता हूं इसका ग्राफ जनता बनाए, ई वर्सेस आर ग्राफ। अंदर के लिए फैसला वहां से लेना है, बाहर का फैसला यहां से लेना है। क्या बना पाएंगे ग्राफ? ग्राफ कभी रटे नहीं जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं ग्राफ के। और कहां से फैसला लेना है यह समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, तो इस शीट में
जरा मार्क करें कहां तक के क्वेश्चन अभी ट्राई करना है। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम अभी नहीं छूना है, अभी क्वेश्चंस ट्राई करना है 1 to 32, 1 से लेके 32 तक ट्राई कर सकते हैं। हाँ